हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग लोक प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही एक चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है और संभावित क्वेश्चंस में ये जो नौकरशाही है ये संभावित क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस है जिसमें कि पूछा जा सकता है कि नौकरशाही क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके गुण तथा दोषों का वर्णन करें, या फिर नौकरशाही क्या है, इसकी विशेषता तथा प्रकार को बताइए। या इस तरह से आ सकता है कि नौकरशाही के दोषों का उल्लेख कीजिए तथा उन्हें दूर करने का उपाय बताइए। तो यानी हमें नौकरशाही से संबंधित सारे कुछ को जानना अनिवार्य है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि नौकरशाही से संबंधित क्वेश्चंस पर्टिकुलर रूप से क्या रहेगा, प्रकार रहेगा कि विशेषता रहेगा या गुण दोष रहेगा, क्या रहेगा। इसीलिए हम सारी बातों को जो है हम जानते हैं। नौकरशाही से संबंधित क्वेश्चंस में जो भी पूछा जाए, लेकिन सबसे पहले जो हमें लिखना पड़ता है वो इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। इसका परिचय नौकरशाही का। नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। नौकरशाही शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के ब्यूरोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, जो कि ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो और ग्रीक भाषा शब्द क्रेसी शब्द से मिलकर बना है। यानी कि इसमें दो वर्ड है, एक ब्यूरो है और दूसरा क्रेसी है, जो कि ब्यूरो शब्द जो है फ्रांस से आया है और क्रेसी शब्द जो है ग्रीक शब्द से जो है ग्रीक भाषा से आया है, और दोनों को मिला करके क्या बनता है, ब्यूरोक्रेसी बनता है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ ये फ्रांस के अनुसार मेज या डेस्क, ठीक है, या शासन तंत्र, जिसे कि सेवक तंत्र भी कहते हैं। सेवक तंत्र लोक सेवकों की एक ऐसी संस्था है जो पद सोपान के रूप में संगठित होती है, पद सोपान के रूप में हायरार्की सिस्टम में जो है संगठित होती है और प्रभावशील सार्वजनिक नियंत्रण के क्षेत्र के बाहर रहती है। इसका मतलब है कि जब असैनिक कर्मचारियों को कई विभागों, संभागों और ब्यूरो में जो है बांट दिया जाता है और प्रत्येक ऐसे विभाजित अंग को किसी अधिकारी को सौंप दिया जाता है, तो इस प्रकार के संगठन में उस वर्ग के जो पूरे प्रशासन पर नियंत्रण रखता है उसे जो है हम सेवक तंत्र का संज्ञा देते हैं, ठीक है। ये जो है ब्यूरोक्रेसी का क्वेश्चंस में आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो इतना इंट्रोडक्शन जो है किसी भी क्वेश्चंस में लिखना है। उसके बाद जो है हम परिभाषा को लिखेंगे, नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का डिफिनेशन, ठीक है। परिभाषा में हमें जिन विद्वानों की परिभाषा हमें आसान लगे उन विद्वानों की परिभाषा उसमें जो है हमें देना है। जैसे कि नौकरशाही को सरकार का चौथा अंग भी कहा जाता है, कई विद्वानों ने इन्हें कहा है, लेकिन नौकरशाही शब्द का जो प्रयोग है ये देश काल के अनुसार हमेशा बदलते रहता है। जैसा कि यूरोपीय देशों में यह शब्द सामान्यतः नियमित सरकारी कर्मचारियों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आइए परिभाषा ग्लेडन ने क्या दिया है इसे जान लेते हैं। ग्लेडन के अनुसार नौकरशाही एक ऐसी विनिर्मित प्रशासनिक तंत्र है जो अंतः संबंधीय पदों की श्रृंखला के रूप में संगठित होता है। ये जो है ग्लेडन की परिभाषा है। आगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने कहा है कि प्रशासनिक शक्ति का विभागों में केंद्रित होना, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसका जो
डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट का होता है, उसमें केंद्रित होना और राज्य के हस्तक्षेप के बाहर के मामलों में अधिकारियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप से है। ये जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का कहना है। एक और इम्पोर्टेंट विचारक मैक्स वेबर है, जो कि नौकरशाही के बारे में परिभाषित किया है कि प्रशासन की वह व्यवस्था है, कहता है नौकरशाही प्रशासन की वह व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवीयता की अनुपस्थिति इसकी विशेषता है। हैरोल्ड एच जे लॉस्की ने कहा है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सरकार की एक ऐसी व्यवस्था के लिए करते हैं जिसका नियंत्रण पूरी तरह अधिकारियों के हाथ में है, जिससे साधारण नागरिकों की स्वतंत्रताएं खतरे में पड़ सकती है। सब विद्वान जो है अपनी अपनी मत के अनुसार जो है इसे परिभाषित किया है। अब मैक्स वेबर जो है, इन्होंने नौकरशाही की कुछ विशेषताएं को बताए हैं। ये विशेषताएं आपको क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए, प्रकार पूछेगा, गुण दोष पूछेगा, महत्व पूछेगा, भूमिका पूछेगा, लेकिन आपको विशेषता लिखना ही होगा। विशेषता आपको नौकरशाही की विशेष बात को दिखाता है कि आखिर इसमें क्यों हम नौकरशाही के बारे में इतना हम जानना चाहते हैं, क्यों हम प्रकार जानना चाहते हैं, नौकरशाही का गुण दोष हम क्यों जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेष बात को जान लीजिए। पहला क्या है? पद सोपान है। पद सोपान हायरार्की सिस्टम। नौकरशाही में विशिष्ट कार्य विशेष पदों के लिए ही निर्धारित होते हैं। विशेष कार्य यानी जो स्पेशल कार्य है वो स्पेशल पोस्ट के लिए ही निर्धारित होता है। यहाँ कार्य, योग्यता, अधिकार और उत्तरदायित्व में एक अंतर रहता है। कार्य है, कार्य में भी अंतर रहेगा। सारे अधिकारी या सारे पदाधिकारी एक ही कार्य को नहीं करेंगे। अब कोई भी संगठन है तो संगठन में कोई भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में संगठन है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक कार्य करना रहता है। अब मान लीजिए जैसे पियून है तो झाड़ू पोछा का काम तो कोई बड़े पदाधिकारी तो नहीं करेंगे, उसके लिए तो पियून चाहिए। और कोई अगर सबसे बड़ा कार्य है जहाँ से कि उस विभाग से संबंधित उस कार्य को आगे जो है निर्धारित किया जाता है तो वो बड़े पदाधिकारी का कार्य पियून नहीं कर सकते हैं और पियून का कार्य बड़े पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कार्य का भी है तो योग्यता में भी अंतर है। अब जो बड़े पदाधिकारी है और जो पियून है दोनों की योग्यता में भी अंतर है। अब कोई मैट्रिक इंटर पास करके तो बड़े पदाधिकारी नहीं बन सकते हैं और जो आईएएस पास करके आए हैं तो वो पियून तो नहीं बन सकता है। यही अंतर है। अधिकार भी अलग अलग है, उत्तरदायित्व भी सबका अलग अलग है। पियून है, क्लर्क है, इस सब का क्या उत्तरदायित्व है, ये है, ये विशेषता है। दूसरा जो है व्यावसायिक योग्यता। सभी कर्मचारियों को एक वस्तुनिष्ठ कसौटी के आधार पर चुना जाता है जिसके चलते उनमें व्यावसायिक योग्यता होती है। वे अपने संबंधों, खर्चों और अन्य चीज़ों को लेकर दूसरों के साथ औपचारिक तरीके से व्यवहार करते हैं, यानी लीगल तरीका से। उनकी आमदनी में अस्थायित्व होता है और उन्हें उन्नति के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है। आगे जो इसकी विशेषता है कि नियम व प्रक्रिया होता है। किसी भी संगठन में कर्मचारियों की कर्तव्य और अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों के द्वारा प्रशासित होती है जो कि लिखित, तार्किक और अवैयक्तिक होते हैं। ये भी कहा जाता है कि इन नियमों का पालन स्वेच्छाचारिता को रोकता है और कार्य कुशलता को बढ़ावा देता है। आगे जो पॉइंट है विशेषता का विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन। किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय की जाती है और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उससे अपेक्षाएं भी की जाती है। जैसे
जिस काम को जिस कर्मचारी को दिया गया है, तो वही काम उस कर्मचारी से करवाने की अपेक्षा रहेगा, ना कि जो पियून को दिए हैं या जो बड़े पदाधिकारी को दिए हैं। आगे है संगठनात्मक संसाधन। जैसे नौकरशाही है तो नौकरशाही संगठन के संसाधनों की निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आधिकारिक कर और निजी आमदनी पूरी तरह से अलग अलग होती है। ठीक है। एक और है विशेषता में लिखित दस्तावेज। लिखित दस्तावेज बेवेरियन नौकरशाही के केंद्र में है। ठीक है। सभी प्रशासनिक कार्य, निर्णय और नियम लिखित रूप में रिकॉर्ड रखते हैं। अपना अपना काम, जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है वो अपना अपना सारे जो है लिखित रूप में अपना अपना रिकॉर्ड रखते हैं, और ये दस्तावेज प्रशासन के लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको उत्तरदायी भी बनाते हैं। एक और है एक तंत्री प्रारूप। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों को एक संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता है। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अब कोई कार्य ऐसा है जिसे कि उस कार्य को कोई विशेष व्यक्ति या विशेष पदाधिकारी के लिए उसे प्राधिकृत किया गया है, जो कि वह कार्य पर वही विशेषीकृत व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। तो ये भी जो है नौकरशाही की विशेषता है। अब आइए आगे जानते हैं कि नौकरशाही के प्रकार क्या है। टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कितने प्रकार है नौकरशाही के। ठीक है। तो नौकरशाही के जो प्रकार है ये FM मार्क्स के द्वारा जो है प्रकार दिया गया है। FM मार्क्स। ठीक है। और एक मैक्स वेबर ने भी जो है प्रकार दिया है। तो हम सबसे पहले मार्क्स के प्रकार को जान लेते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इन्होंने कहा है पहला जो इनका प्रकार है अभिभावक नौकरशाही। ये अभिभावक नौकरशाही क्या होता है? इस धारणा को मानने वाले वे लोग होते हैं जो यह मानकर चलते हैं कि राष्ट्रों के नागरिकों का यदि कोई कल्याण कर सकता है तो वही कर सकता है। दूसरे लोगों के हाथों में सत्ता जाने का अर्थ होगा देश का अहित। ऐसी नौकरशाही के विरुद्ध यदि जनता कुछ कहती है तो उनका कहना है कि जो जनहित है, जनता अज्ञानी है तथा जो उसे अपने भले बुरे की समझ नहीं है, तो यह समझ केवल उसके पास है। ऐसी नौकरशाही भ्रष्ट एवं अकुशल तो नहीं होती पर जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। जैसे कि मान लिया जाए, कभी कभी सुनते हैं कि जिस भी पार्टी के नेता है या फिर अधिकारी लोग है, CM है या कोई सांसद है या कोई विधायक है या कोई मंत्री है, तो प्रशासनिक पदाधिकारी जो है, प्रशासनिक पदाधिकारी यानी ब्यूरोक्रेसी मीन्स जो उससे रिलेटेड जो अस्थायी कर्मचारी होता है प्रशासनिक पदाधिकारी, तो कहता है कि कोई जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं किसी खास दल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उस दल के नेता भी उसे सपोर्ट करते हैं, इस वजह से। तो इसमें आम जनता में ये धारणा हो जाती है कि जो ये प्रशासनिक पदाधिकारी है ये जनता का नहीं है, ये जनता के प्रति इसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, क्योंकि ये तो नेता के पिछलग्गू है, ये तो नेता का ही बात सुनते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई अपराधी है, किसी अपराधी ने किसी का मर्डर किया। ठीक है। लेकिन वो मर्डर करने वाले कोई खास दल से संबंध रखता हो। जब कोई खास दल से संबंध रखेगा तो उस दल के जो नेता होंगे वो तो आगे की जो प्रक्रिया है यानी जो आगे की रास्ता उसका तो क्लियर करने का काम करेंगे। किससे करेंगे? खुद से तो नहीं करेंगे, वो प्रशासनिक पदाधिकारी से ही कराएंगे और कर देते हैं। तो आम जनता जिसको मर्डर किया गया या जिसका हानि पहुंचाया गया वो क्या समझेंगे कि ये भ्रष्ट है, ये लोभी है, पिछलग्गू है, भोली भाली जनता को जो है ये अपना जो है उत्तरदायित्व तो सही तरीका से नहीं निभाता है। कुछ भी कहने को जनता तैयार है।
और कहती भी है। इसे कहता है अभिभावक नौकरशाही। दूसरा है जातीय नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही में उच्च वर्ग के लोगों को ही प्रधानता दी जाती है। यह नौकरशाही उन लोगों के वर्गीय संबंधों से पैदा होती है जो नियंत्रण के सुख या नियंत्रण के मुख्य स्थानों पर रहते हैं। इसमें पहले से जो नौकरशाही से संबंधित होते हैं, ये अपनी संतानों या नजदीकी लोगों को नए सदस्यों के रूप में क्या करते हैं, दीक्षित करते हैं। यानी कि उच्च जाति के लोग, जैसा कि धारणा भी है हमारे देश में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में है, ये धारणा है, पूरे वर्ल्ड में नहीं कह सकते हैं, अपना ही देश का लीजिए, ठीक है, क्योंकि अपना देश विविधता में एकता है। अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा, अनेक संस्कृति के लोग हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो सबसे उच्च जाति के लोग हैं, उसमें से अगर कोई उच्च पद पर है तो वो उच्च जाति उच्च पद पर जो है तो वो अपने ही रिलेटिव यानी कि कहिए भाई भतीजावाद वाला काम जो है यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है संरक्षक नौकरशाही। नौकरशाही का वह स्वरूप जहां भर्ती, योग्यता और प्रतिभा के स्थान पर राजनीतिक दल या सरकार में पहुंच के कारण जो है वहां तक पहुंच जाता है, तो इस पद्धति को लूट प्रथा भी कहते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी हजारों पद राष्ट्रपति अपने कृपा पात्रों और राजनीतिक समर्थकों को प्रदान करता है। अमेरिका में तो खुलेआम है, जिसको कि लूट प्रणाली का नाम दिया गया है। वही सिस्टम यहाँ भी है, जिसको कि संरक्षक नौकरशाही कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षक नौकरशाही। एक और है गुणात्मक नौकरशाही। इस प्रणाली में चयन का आधार प्रतियोगिता के आधार पर खुली परीक्षा होती है, ठीक है, जैसे प्रतियोगिता कहते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो है चुनाव होता है। यहाँ चयन में प्रतिभा तथा योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। आजकल अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई जाने लगी है। इस प्रणाली में कर्मचारी या लोक सेवक किसी के प्रति जो है दबा हुआ न रहकर सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है तथा जन कल्याण में रुचि ले सकता है। तो ये रहा नौकरशाही के प्रकार, जो कि FM मार्क्स ने दिया है। आगे जो है इसे हम पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।